हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्ट्रीम पे। और आज का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। इधर उधर की बातें ना करते सीधे अपने हम मेन टॉपिक पे ही जाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है इसलिए मैंने उठाया है क्योंकि ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर बेस्ड है तो इसीलिए हमने इसके लिए कि ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले हमने जस्ट खत्म किया है। देखो बोर्ड वाले अक्सर इसमें से जो है वो मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो उठा के देते हैं। और 10th क्लास में ये एक ही एक्सरसाइज है और कुछ क्वेश्चन बाहर से ये बना के देते हैं, लेकिन बेस जो इसका वो एनसीईआरटी है वो कवर कर देता है। अगर वो आपके सारे क्वेश्चन अगर क्लियर रहेंगे तो आप कोई भी बाहर से भी अगर क्वेश्चन आएगा तब वो उसके अंदर परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और स्टार्टिंग से जो बेसिक चीज़ें पहले वो भी बताऊंगा, उसका फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो हम चलते हैं अब इसके ऊपर। तो जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो ये दो ट्राइंगल मैंने बना रखे हैं। पहले ट्राइंगल पे चलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर दो ही खेल है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, हिंदी में हम एंगल ऑफ एलिवेशन को यानी उन्नयन कोण बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखना क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि एक हमारी आई की लेवल है। ठीक है, अगर हमारी सीध यानी वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, क्षैतिज स्तर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उससे अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन में हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटा सा एक लड़का है, मान लीजिए समझिए, इसका सीधा जो अगर वो देखेगा तो इस लेवल पे देखेगा, लेकिन अगर वो आंखों को थोड़ा ऊपर उठा के देखता है, यानी ये चीज़ अब जब देखेगा इसके टॉप को, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है कुछ भी है, मान लीजिए कुतुब मीनारी है, इसके टॉप को जब देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल यानी जो क्षैतिज स्तर है इसका, उससे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमने थीटा मान के गए, हम यहाँ पे थीटा मान लिया है, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में बोलते हैं हम उन्नयन कोण। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है यानी इसका, ठीक है, दृष्टि रेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, यानी जो देख रहे हैं वो, ये हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज स्तर इसे बोलते हैं हम। हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमारा है, आंखों का जो लेवल है बराबर, हम ना ऊपर देख रहे हैं ना नीचे देख रहे हैं, सीधे अगर हम देखेंगे तो ये लेवल है। तो सीधे के लेवल से हमारा लेवल ये, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारा वो बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, जो होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। बट अगर मान लिया हम कहीं नीचे देख रहे हैं, मान लिया हम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं यहाँ पे और वहाँ से हम नीचे देख रहे हैं, तो अगर हम सीधे देंगे तो इधर देखेंगे, लेकिन इस लेवल से जो हम नीचे देख रहे हैं तो जो इस हॉरिजॉन्टल से बनाएगा ये बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण। तो जब ये चीज़ अगर थीटा होगा तो ये भी आपको पता है कि ये भी कितना होगा, हमारा थीटा ही होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, जो कि बराबर होता है। यानी ये एक पैरेलल लाइन हो गया, समांतर रेखा, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल क्या होता है? बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंगल बन रहा है और ये एंगल बराबर होता है। इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कुछ चीज़ें मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आप लोगों को वो चीज़ समझा दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले समझ लो। अब देखो हमने एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन लिया है, ये आपको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर देगा कि कैसे कैसे हम इस ट्राइंगल के अंदर एक, सबसे पहले ये जिस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर क्या, हर एक क्वेश्चन हमें हमारे राइट ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, राइट ट्राइंगल तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आप लोग ये एक ट्रिक आप लोग बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस मतलब हो गया साइन, जो कि P/H होता है, कॉस हमारा B/H होता है और टेन हमारा P/B होता है। P यानी लंब हो गया आपका, B मतलब यानी बेस यानी आधार हो गया, और H हमारा हाइपोटेनियस जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, एक कोई अगर ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर एंगल है तो ये इसका लंब हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। एंगल के सामने वाला हमेशा P होता है यानी लंब होता है। ये चीज़ मैंने बताया था आपको कि हमेशा ध्यान रखना है, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, हमारा लंब होगा। तो ये हमारा लंब है। अगर इस एंगल की बात करूंगा तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये हमारा फिक्स रहेगा। बार बार इस चीज़ को मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। अगर और भी डिटेल में जाना है तो वो वीडियो एक बार जाकर करके आप लोगों को जरूर से देख लेना। एक ट्रिक मैंने आपको ये बताया था, हमें किसी भी एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अगर एंगल पता करने हैं, tan 30 की, tan 60 की, sin 30 की, sin 60, sin 45, तो ये ट्रिक मैंने बताया था और अभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अब ये पहले क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में है क्या कह रखा है, कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो कोई खेल दिखा रहा है, उसके अंदर क्या है, कह रहा है कि एक खंबे से एक रस्सी को जमीन के किसी पॉइंट पे बांध देता है। देखो इस क्वेश्चन में तो फिगर दे रखा है,
लेकिन आपके पेपर में फिगर नहीं दे रखे होंगे। ज़्यादातर वो क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें फिगर आपको खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि फिगर की मार्किंग होती है इसके अंदर। तो फिगर की जब मार्किंग आप होती है तो वो फिगर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ोगे फिगर आपकी बनती हुई चली जाएगी। तो इसमें तो खैर फिगर दे रखा है, फिर भी मान लो एक सर्कस आर्टिस्ट है। सर्कस आर्टिस्ट क्या करता है, एक खंबे के टॉप से एक रस्सी को ज़मीन के किसी पॉइंट पे खूब टाइटली बांध देता है, उस पर अपना खेल वो दिखाता है। हमारे स्लाइड करके आ रहा है, कुछ भी करके आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रस्सी की जो लंबाई है वो है 20 मीटर, वो हमारा 20 मीटर। ना तो हमें पोल की लंबाई बता रखी है, ना उस बिंदु को जहाँ पे उसने उस रस्सी को बांधा है खंबे से उसकी कितनी दूरी है वो भी नहीं पता हमें। बस हमें क्या है ना, पोल की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड करना है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आपको कोई भी एक साइड पता हो, ये चीज़ आप लोग समझ लो, कोई एक साइड पता हो और तीनों साइड में से कोई भी साइड निकालो, बट एक एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एंगल, एक तो पता ही आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इन दोनों में से कोई एक एंगल बता दे, एक कोई साइड बता दे, तो बाकी चीज़ें आप अपने आप ही फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या देखना है, हमें निकालना है ये चीज़, दे रखा है हमारा ये चीज़, तो एंगल ये वाला है, इसके लिए ये वाला चीज़ क्या होगा बताओ, क्या होगा, एंगल के सामने ये आ रहा है ना, यानी ये तो होगा लंब, और ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण में, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन है, देखो इधर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसके लिए होता है, साइन के लिए। तो ए बी जो है हमारे में फाइंड करना है, जो पोल की लेंथ है ए बी वो हमें फाइंड करना है। ए सी जो है रोप की लेंथ वो दे रखा है हमें 20 मीटर, जो आप डिस्क्रिप्शन में एक हिसाब से लिखोगे पेपर के अंदर, जो भी चीज़ दे रखा है वो लिख लोगे। और एंगल ए सी बी जो है आपका वो है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना, अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ये चीज़ आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। क्योंकि इन सब चीज़ों की मार्किंग होती है, नहीं लिखोगे तो वो काट सकते हैं मार्किंग, मार्क्स काट देंगे आपको। तो फिर आप, क्योंकि इसके कोई ऐसे भी नहीं, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट सकते हैं, और लिखने के कोई अलग से मार्क्स है नहीं इन चीज़ों के, ठीक है। अब हमें करना क्या है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपन एच होता है। तो पी हमारा क्या है ए बी, और एच हमारा क्या है ए सी, और थीटा क्या है साइन 30। तो हम क्या लिखें यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए सी साइन 30 डिग्री। देखो सिंपल हमने पुट कर दिया, फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिखना हो तो ये लिख लेना कि साइन थीटा जो होता है वो होता है पी अपॉन एच। इस स्टेप से पहले आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो पी हमारा क्या हो गया ए बी, और एच हमारा हो गया ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालें, अगर आप लोगों को टेबल याद है या टेबल वाली ट्रिक पता है, ठीक है, या पेपर में बैठ कर आप टेबल बनाने पर टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ये ट्राइंगल मैंने बना रखा है तो यहाँ से मैं साइन 30 की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, 30 ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो लिखूंगा 1/2 इक्वल टू ए बी आपको निकालना है, तो इसके जब हम ए बी रखेंगे, और ए सी आपका 20 मीटर है तो इसके जब हम 20 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, 2ab इक्वल टू 20। तो ए बी जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में था तो इसलिए हमारा पोल की जो हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ पोल, वो क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कैसे हमें यूज़ करना है। तो एक बार इसको आप लोग देख लो, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या क्या रखा है, क्वेश्चन आपके भी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या क्या रखा है कि ए बी कोई ट्री है, कोई पेड़ है जो आंधी या तूफान की वजह से बीच में से कहीं से टूट के ग्राउंड को टच कर गया। मान लीजिए ये ए बी ट्री है हमारा, पूरा पेड़ है कोई, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से सी पॉइंट से टूट गया और ये यहाँ से टच कर गया ग्राउंड को। ये बोल दिया कि जहाँ पे टच कर रहा है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जहाँ पे ग्राउंड को टच किया वहाँ से और इसकी जो जहाँ पे रूट है यानी जड़ है वहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है मतलब, ठीक है, वो 8 मीटर है। तो ट्री जो है इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करना है, हमें कौन से ट्रायंगल की बात करनी है अभी फ़िलहाल, ए डी सी की। अभी बी पे हमें जाने हैं क्योंकि ये तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है। अब ध्यान क्या दोगे, ये सी डी की लेंथ कितनी होगी बताओ, ये जो सी डी है सी डी की लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ तो इतनी होगी ना जितनी कि सी बी है, क्योंकि यहीं से टूट के तो ये गिरा है ना, ये टूट के यहाँ से जो गिरा है नीचे, तो इसकी लेंथ सी डी की लेंथ सी बी के बराबर होगी, यानी सी डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा सी बी के, यानी ये पूरा जो होगा हमारा ए सी प्लस में सी बी
ये जी हमारे पेड़ की पूरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम सी डी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम, सी डी, फिर हम निकालेंगे ए सी, ठीक। तो हम पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी प्लस में सी बी के। तो ए सी भी नहीं पता हमें, ना ही सी बी पता है, ठीक है। अब हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी राइट एंगल एट ए, ठीक है। ए पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो फिर वही देखो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमें एक साइड पता चल गया हमारा 8 मीटर है, और एक हमें एंगल पता है, ठीक है। बाकी तो कुछ ही बोले निकाल लेंगे। अब कैसे निकालें, बताओ किसको निकालोगे पहले। चलो हम पहले सी डी को निकालते हैं। तो देखो इस वाले एंगल के लिए कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनियस होगा, बताओ आप लोग क्या होगा। बताया एंगल के सामने वाला लिख लेता हूँ मैं रफली, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो आपका हाइपोटेनियस ही रहेगा, फिक्स रहता है ये। और ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या है, बेस। तो हम इसको तो लेना ही लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू में पता है। तो पहले हम देखेंगे बेस और हाइपोटेनियस में कौन से रेशियो का रिलेशन है, कॉस का। बेस और हाइपोटेनियस किसका रिलेशन है, कॉस का। तो हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस क्या हमारा 8 और हाइट हमें ये फाइंड ही करनी है। तो एच की जगह हम सी डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, सी डी। अब cos 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इधर 30 यहाँ पे आ गए, cos थीटा क्या होता है b/h, तो इसके लिए b क्या होगा, ये h तो ये रहेगा √3/2। तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इक्वल टू 8/CD, ठीक है। अब इसको निकाल लो, √3 CD हमारा हो जाएगा 16 के इक्वल, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। अब √3 से हम आपको अगर रैशनलाइज करना हो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, नहीं वैसे अभी छोड़ना हो तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सी डी तो हमें पता चल गया, यानी सी डी पता चल गया, इसका मतलब सी बी पता चल गया, दोनों बराबर ही है। अब हम चलते हैं ए बी पे। अब ए बी कह रहा हूँ, ए सी पे ये निकालना है हमें। अब देखो ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस, और परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन है, tan का। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बेस अगर देखेंगे तो 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारा ये हो गया। तो चलो लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर लिखेंगे वही ए सी अपॉन में बेस हो गया हमारा ए डी। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू ए सी हमें निकालना है और ए डी हमें दे रखा है 8। तब ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए सी की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका 8/√3। जो भी है मीटर में दे रखा तो मीटर में, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में। तो सी डी भी आ गया और ए सी भी आ गया। तो अब हाइट जो हो जाएगी ए बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, जो ए बी हो जाएगा इन दोनों को सम कर लो तो 16/√3 प्लस में 8/√3 24/√3। अब पेपर में क्या होता है कि आपका जो आंसर निकालना होता है हमेशा रूट वाले टर्म अगर नीचे आते हैं तो उसको रैशनलाइज कर लो, यानी रूट को हटाना है आपको। तो √3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू 24/√3 अपॉन में √3 इंटू में √3। √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 24/√3 अपॉन में 3। 3 से 24 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 8/3। तो जो ए बी जो हो गया हमारा 8/3 इसकी पूरी हाइट होगी ट्री की। तो देखो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और समझने की बात थी। हमें क्या क्या चीज़ निकालना है वो चीज़ हमें पता है जब चल जाएगा, और क्या चीज़ हमें दे रखा है उसके बीच रिलेशन क्या, बस यही चीज़ देखना है। बस आपको ये पता करना है कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए, क्या साइड फाइंड करना है और क्या साइड हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको एंगल से ये पता कर लेना है कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनियस है। लंब, आधार और कर्ण पता कर लेना है। फिर लंब, आधार, कर्ण में कौन सा चीज़ दे रखा है, तो वो तो दे रखा है तो उसका तो यूज करोगे ही करोगे, जो चीज़ दे रखा है गिवन है आपका, ठीक है। जो चीज़ नहीं दे रखा है उस गिवन में और जो नहीं दे रखा है जो साइड, उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है वो आपको इससे आप ध्यान में रख लोगे। और ये टेबल आप लोग जो ये ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिक है, ये मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बताया था, वहाँ पे जाकर एक बार ध्यान से देख लेना कि कैसे इसका यूज करते हैं। बाकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे हम यूज कर रहे हैं इसका, एक बार इसको देख लो आप लोग।
अब देखो एनसीईआरटी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में सीबीएसई वाले दे देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ा हम लेवल अपना थोड़ा हाई करते हैं इसके अंदर, और फॉर्मूले सारे वही यूज़ होंगे, कुछ नहीं करना, बस फिगर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा होगा तो फिगर आप लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा इसमें। अब क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जो है वो आ गया होगा, तो एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लो ध्यान से। उसमें क्या क्या रखा है कि एक 1.5 मीटर टॉल कोई लड़का है, यानी जिसकी हाइट 1.5 मीटर की है, वो किसी बिल्डिंग को देखते हुए जा रहा है, ठीक है। उसके सामने कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है, 30 मीटर ऊंचाई वाली कोई बिल्डिंग है, उसको वो देखते हुए जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये कोई हमारा 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है, और ये हमारी एक 30 मीटर हाइट की एक कोई बिल्डिंग है ए बी, ठीक है। ये सी ई हमने लड़के को, ये सब चीज़ें आपको पेपर में लिखना है कि सी जो है वो हाइट ऑफ बॉयज़ है, ठीक है, ए बी जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा ये वाला, जब वो इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे है मतलब, तो वो हमारा 30 डिग्री का है। जब वो डिस्टेंस थोड़ा ट्रैवल करते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का बन जाता है। तो ये चीज़ आपको लिखना है कि एंगल बी एफ एम जो 60 का हो जाएगा, बी ई जो एफ है वो आपका 30 डिग्री का है। ये सारा अब हमें करना क्या है, कह रहे हैं कि 1.5 मीटर हाइट का कोई लड़का है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। मान ली पहले ये सी पॉइंट पे था, अब ये यहाँ पे डी पॉइंट पे आता है। फिर जब वो टावर को देखता है तो जब ऊपर देखेगा तो भी मैंने बताया था क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। जो यहाँ से देखने पे 30 डिग्री का था, अब वो 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। बस इतना हमें दे रखा है। और ये पूछा गया है कि बताओ वो लड़का कितना दूर चला था, 60 डिग्री जब हो गया तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब बताओ क्या करोगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले देखना है कि कौन सा ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। आप 2 ट्रायंगल ले लो, क्योंकि ये 30 हो गया, तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये राइट एंगल को इंक्लूड जरूर करना है। ये नहीं कि हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल के अंदर बी एफ ई के अंदर तो राइट एंगल है ही नहीं, इसलिए हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये आप लोगे नहीं, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बनेगा नहीं ना, ये तो क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं कि डीसी को, ये भी चीज़ लिख लेना कि लेट कर लेते हैं कि जो हमारा डीसी है वो हमने मान लिया कि एक्स मीटर है, और जो हमारा एडी है, एडी इसको हम मान लेते हैं वाई मीटर, लेट कर लेते हैं। ये चीज़ हमारा एक्स मीटर का है और ये चीज़ हमारा क्या है, वाई मीटर का, ठीक है, कि बार बार हमें ए डी और डी सी ना लिखना पड़े। अब ये अगर x होगा तो ये ऊपर वाला भी x होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो DC अगर x मीटर है तो FEB जो होगा हमारा वो भी x मीटर का होगा, और AD अगर हमारा y मीटर है तो MF जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, y मीटर का ही होगा, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, बताओ किस में ले लूँ, BME में ले लेते हैं हम, BME में, राइट एंगल एट M, ठीक है। M इसका राइट एंगल है, ये एंगल का साइन मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर लूँगा तो अब ये बताओ कि ये जो BM की हाइट होगी ये कितनी होगी, कितना लेना है हमें ये चीज़। अब देखो ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 है, B से लेके A तक 30 है, लेकिन हमें जब इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो हमें ये वाली हाइट ही तो लेनी है ना, सिर्फ BM। तो BM कितना बच जाएगा, क्योंकि ये हाइट इसके बराबर ही होगा 1.5, तो जो BM रह जाएगा आपका, BM वो किसके बराबर होगा हमारा, 30 में से आप माइनस कर दोगे 1.5, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 28.5 मीटर का रह जाएगा, ठीक है। BM जो हो जाएगा वो 28.5 मीटर ये रह जाएगा हमारा, तो यानी इसका यूज़ करना है हमें। तो अब इन ट्रायंगल BME में हम यूज़ करते हैं, तो देखो इधर ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, और एंगल BME का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनना है, 30 का, तो ये लेना है और ये लेना है पूरा। तो लिखेंगे हम tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा BM हो जाएगा, BM यानी 28.5, और बेस इसका ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेस पूरा क्या है, x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, यहाँ से 30 है हमारा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ही है, तो 1/√3, तो 1/√3 ये हो जाएगा हमारा 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा
28.5 √3। ये एक आपका एक इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो अब थोड़ा पीछे हम लिख लेते हैं इसको। अब हम चलते हैं एंगल BMF में। इन ट्रायंगल BMF राइट एंगल, वही है राइट एंगल एट M है हमारा, ठीक है, M पे राइट एंगल है। तो BMF में जब यहाँ पे किसका एंगल बना है 60 का, तो हम लिखेंगे क्या tan 60 डिग्री, tan 60 परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, लेकिन बेस हमारा सिर्फ इतना रहेगा MF, तो 28.5 अपॉन 1। MF किसके बराबर है हमारा Y के बराबर, तो Y देखो जो जो चीज़ दे रखा है सिंपल हम उसी का कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं और वही चीज़ लिख रहे हैं। अब आप कहोगे कि आपने tan ही क्यों यूज़ किया, आपने साइन क्यों नहीं यूज़ किया। अब देखो भाई, देखो साइन में क्या क्या यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो चलो ठीक है ये हो गया, लेकिन हाइपोटेनियस से हम क्या निकाल सकते थे यहाँ पे, ठीक है, हमने तो इसको XY माना है ना, तो हमें तो इसका यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछ भी रखा है वो तो ये चीज़ पूछा ये यहाँ से यहाँ जो गया वो डिस्टेंस कितना है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। ये तो पूछा नहीं है ना कि उड़ के यहाँ पे टॉप पे कैसे पहुँचा है, वो तो ये पूछा है कि चल के यहाँ से यहाँ तक गया वो डिस्टेंस निकालो, तो हम तो इसी का यूज़ करेंगे ना, हम तो बाहर कहीं जाना नहीं है हमें। तो इसीलिए हमने 10 का यूज़ किया, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर जो है, सॉरी हाँ, बेस और परपेंडिकुलर जो यूज़ करना है वो किस में आता है, हमें 10 में आता है, इसलिए हमने 10 एंगल यूज़ किया हमने। तो अब यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अब यहाँ से देखो बोलोगे 10 कैसे पता चला, 60 ये है तो 60 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो tan 60 परपेंडिकुलर अपन बेस, तो √3 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, √3। तो ये हो गया √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में y। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर नीचे कोई रूट वाले टर्म आता है उस रूट को हटाने के लिए हम क्या नहीं, उसी नंबर से उसी रूट वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यानी रैशनलाइज कर लो, तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। 3 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला टर्म है ये, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक बार आप डिविजिबिलिटी रूल का मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, उसको आप लोग एक बार देख लेना जाके। तो ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3। इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 9.5 √3, ठीक है। 3 में 27 होता है, एक इधर आ जाएगा, 3 5 15 पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा। तो ये इतना मीटर हमारा y आ गया। अब y हमारा इतना आ गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान के चलेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो y की वैल्यू कितनी है 9.5 √3, तो y की जब हम ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस में 9.5 √3 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3। अब y की वैल्यू में 9.5 √3 से पुट कर दिया, ये इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3, उसमें से माइनस कर लेंगे 9.5 √3, तो x की वैल्यू कितने, √3 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 में से 9.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 19, और बाहर हमारा √3 था, तो ये हमारा हो गया 19 √3 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। यानी x की वैल्यू हमारी जो थी DC या CD बोलो, तो CD इक्वल टू हो गया हमारा 19 √3 मीटर।